बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 5 अगस्त है, दिन है बुध का और साल 2020। 3 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अच्छी खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है नाज़रीन के फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि कौन सी खबर सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँ। एक खबर का ताल्लुक माफिया से 700 अरब रुपए की रिकवरी से है। दूसरी खबर मुल्क में 1150 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक है और तीसरी खबर का ताल्लुक करप्शन के जल्द खात्मे और इंसाफ के निज़ाम को तेज़ तर बनाने की है। ये 3 आज के हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तीसरी खबर पर बात कर लेते हैं, जिसमें करप्शन के जल्द खात्मे और इंसाफ के निज़ाम को तेज़ तर बनाने की बात की गई है। नाजरीन, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा जंग में लिखते हैं, तारक अजीज़ साहब उनका नाम है। उनकी जानिब से रोज़नामा दुनिया में ये खबर शाया की गई है, जिसमें यह बताया गया है ज़राए से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजारत कानून को वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम को ये मिशन, ये टास्क सौंप दिया गया है कि फ़ौरी तौर पर मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम को यकीनी बनाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह भी कहा है वाज़े तौर पर कि नई 120 अदालतों के क़याम के सिलसिले में किसी किस्म की गफलत, किसी किस्म की कोताही और सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह कहा है कि नई 120 अदालतों के क़याम की वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और ये भी कहा गया है कि जो पीटीआई का मैनिफेस्टो था कि करप्ट अनासिर को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, करप्शन का खात्मा किया जाएगा, तो पीटीआई का आवाम से किया हुआ ये वादा पूरा करने के सिलसिले में नई 120 अदालतें जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को ये डायरेक्शन भी जारी की हैं कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए, ताकि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके, कानून में जो सुकम मौजूद हैं उन पर भी काम किया जाए। और ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में जो नई 120 अदालतें बनानी है, मातहत अदलिया में जजेस की तादाद को बढ़ाना है, अदालती निज़ाम में इस्लाहात लानी है, इस सिलसिले में जो मुतल्लिका स्टेक्स होल्डर हैं उनके साथ मुशावरत मुकम्मल की जाए और फौरी तौर पर इन डायरेक्शन के ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाए और इन डायरेक्शन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डायरेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई हैं। और इससे पहले हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि एक बड़े आला सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि करप्शन के मुकदमात पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ या एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ये दूसरी बड़ी अच्छी खबर जो है वो तारक अजीज़ साहब, हमारे उस्ताद, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से शाया की गई है। अब हम 700 अरब रुपए की माफिया से रिकवरी पर बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पावर सेक्टर पर एक इंक्वायरी तश्कील दी थी, जिसमें ये चीज़ सामने आई थी, ये इंकशाफात सामने आए थे कि पावर सेक्टर की जानिब से 5000 अरब रुपए का अवाम को चूना लगाया गया है, अवाम को लूटा गया है। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस मामले पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहते थे, जिस तरह से शुगर कमीशन तश्कील दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये सारा मामला ठप हो गया और बताया ये गया कि जो पावर सेक्टर है उसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, हुकूमत को ये ऑफ़र की है कि इस मामले पर वो हुकूमत के साथ निगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर इमरान खान और उनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया कि हुकूमत और इमरान खान पावर सेक्टर के माफिया के सामने लेट गए हैं और अब इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं सुहेल भट्टी साहब 92 न्यूज़ के, उनकी जानिब से हमें यह बताया गया था कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये पावर सेक्टर निगोशिएशन के लिए तैयार हुआ है तो इससे पाकिस्तान की आवाम को, हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूर कुछ ना कुछ मिलने का इम्कान है। तो आज हमारे सुहेल इकबाल भट्टी साहब से जब बात हुई, इसी मामले पर मैंने पूछा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पावर सेक्टर का माफिया 700 अरब रुपये वापस देने के लिए तैयार हो गया है, 700 अरब रुपये की हुकूमत के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बताया है कि इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं और डेवलपमेंट होने का इम्कान भी है। और वो पावर सेक्टर जो इससे पहले हुकूमत को धमकियां भी देता था कि अगर हमारे पैसे हमें अदा नहीं किया जाएंगे तो हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस मामले में शामिल हुए हैं और उनकी जानिब से जब पावर सेक्टर पर दबाव डाला गया है और ये उनको बावर कराया गया है कि आपने जिस तरह से अवाम की जेबों पर डाके डाले हैं, अवाम से ये पैसा लूटा है और जो है आपने अंधेर नगरी मचा रखी थी, आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपके करप्शन के सबूत जो कि रियासत पाकिस्तान इकट्ठा कर चुकी है वहाँ पर दिखाए जाएंगे और वहाँ पर आपकी दाद रसी नहीं होगी। तो मुनासिब यह है कि आप इस मामले पर हमारे साथ बैठें और निगोशिएशन करें। और ज़रा ये बताते हैं, सुहेल इकबाल भट्टी साहब ये बताते हैं कि 600 से 700 अरब रुपए की रिकवरी हो सकती है जो कि
गर्दिशी कर्जा है पावर सेक्टर माफिया का, को 1200-1300 अरब, ये फिगर भी हमें अपना सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने दिया है कि ये 600-700 रुपये इनसे वसूल नहीं होंगे, लेकिन जो गर्दिशी कर्जा है उसमें ये एडजस्ट किए जा सकते हैं। और जो फार्मूला है जिसके तहत ये बिजली की कीमत या बिल जो है वो तैयार किए जाते हैं, आवाम को भेजे जाते हैं, फिर वसूल किए जाते हैं, इस पर जो है वो नज़रसानी होगी और बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को मिलने का चांस है। तीसरी खबर हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि 1150 रुपये की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। आज एक्नेक की जानिब से जो सी पैक का सबसे बड़ा मंसूबा था, प्रोजेक्ट था ML1, उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब इसकी बाकायदा से टेंडरिंग होगी। ये 6.8 बिलियन डॉलर का मंसूबा है जो पाकिस्तानी तकरीबन 1150 अरब रुपये बनेंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये 1150 अरब रुपये में से 672 अरब का मकामी मल्टीरियल इस मंसूबे पर इस्तेमाल होगा और 1 लाख लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वैसे तो वफाकी वज़ीर कानून जो वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने यह कहा था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये नौकरियां नहीं बल्कि इस मंसूबे पर जो काम होगा, इस मंसूबे पर काम जब स्टार्ट होगा तो 1 लाख रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और इस मंसूबे के ज़रिए जो 1885 किलोमीटर का ट्रैक है पेशावर से कराची तक, उसे नया बनाया जाएगा, 2 रुखा किया जाएगा, डुअल ट्रैक बनाया जाएगा और उसकी अपग्रेडेशन भी की जाएगी। नाज़रीन, अब तक जो पाकिस्तान में रेलवे का ट्रैक है उसमें जो 80% ट्रैक है वो अपनी उम्र जो है वो पूरी कर चुका है, लेकिन फिर भी हम उस पर अपनी ट्रेनें चला रहे हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है ये आपके सामने है। 3 पैकेजेस में ML1 मंसूबे पर काम मुकम्मल होगा। पैकेज 1 के तहत नवाबशाह से रोहड़ी तक, लाला मूसा से रावलपिंडी तक, नौशहरा से पेशावर तक जो रेलवे ट्रैक है उसे डबल किया जाएगा। पैकेज 2 के तहत मुल्तान से लाहौर, लाला मूसा से लाहौर और कराची से हैदराबाद जो रेलवे ट्रैक है उसे डबल किया जाएगा। और हैदराबाद से और जो पैकेज 3 है उसमें नौशहरा से रावलपिंडी जो ट्रैक है उसको डबल किया जाएगा और उसके साथ साथ हैदराबाद से मुल्तान ट्रैक जो है उसको अपग्रेड भी किया जाए, जिसके बाद मुल्क में जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो 160 किलोमीटर की रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर चल सकेंगी। इससे पहले पाकिस्तान में इतनी तेज़ ट्रेनें कभी भी ट्रैक पर नहीं चल पाईं। तो इसके साथ साथ ना सिर्फ मुसाफिर ट्रेनें जो है वो 120 की रफ्तार पर चलेंगी, बल्कि जो माल बरदार जिस पर माल या लोडिंग वगैरह जो आता है, जो माल गाड़ियाँ होती हैं, वो 120 की रफ्तार पर जो इस ट्रैक पर चल पाएंगी। और इसी मंसूबे के तहत जो वॉल्टन रेलवे की एकेडमी है उसे भी अपग्रेड किया जाएगा और हवेलियाँ ड्राई पोर्ट भी जो है वो कायम किया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर एक्नेक के सामने आई है और इसी तरह की अच्छी खबरें आइंदा आने वाले दिनों में जब आती रहेंगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन कुछ नाज़रीन की जानिब से पहले वाली वीडियो पर सवाल उठाया गया था कि आज जब नैब के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी और जैसा जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा कि आज मीडिया मौजूद नहीं है, लेकिन नैब ये इल्ज़ाम लगाता है, उसकी जानिब से शिकवा किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब का मीडिया ट्रायल किया जाता है, तो फिर किस तरह से लोगों ने सवाल उठाया कि इस केस को रिपोर्ट किया गया, मीडिया के सामने ये खबर कैसे आई। तो जब ये बात जस्टिस कादी फाइज ईसा ने की कि आज मीडिया का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो कमरा अदालत में सहाफ़ियों के एक दोस्त वकील जुल्फ़कार भुट्टा साहब बैठे थे। वो ये बात सुन के बाहर आए और जब वो बाहर निकलने लगे तो कुछ नैब के लोगों ने भी उन्हें घेर लिया और उनकी मिन्नत समाजत भी की, क्योंकि उन्हें ये खदशा हो गया था, उन्हें ये भनक पड़ गई थी कि जुल्फ़कार भुट्टा साहब सहाफ़ियों को बुलाने के लिए ले जा रहे हैं। आज मैंने तो खुद कवरेज की, जो रैली निकाली गई यौम इस्तिसाल के हवाले से, इस केस को भी कवर किया। तो इसमें जुल्फ़कार भुट्टा साहब ने हमें बताया, अकील अफजल को बताया, इमानत गिशकोरी को बताया, हमें आके बताया, हम अदालत में गए तो फिर सारा ये हमने सीन वहाँ पर देखा और फिर हमने इसको रिपोर्ट किया। तो इस तरह से हमने इस केस को रिपोर्ट किया और एक व्यूअर्स की जानिब से ये भी एतराज़ उठाया गया कि मैंने जस्टिस कादी फाइज ईसा के मुकदमा जो उन्होंने सुना उसको क्यों रिपोर्ट किया। एक रिपोर्टर होने के नाते, कोर्ट रिपोर्टर होने के नाते ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है कि कोर्ट में जो भी केस हो वो आपके सामने रिपोर्ट करूं। अच्छा है, बुरा है, कौन उस केस को सुन रहा है, किसने क्या रिमार्क्स दिए हैं, ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है और मेरे पास ये आपकी चीज़ें अमानत होती हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके पास आपकी अमानत पहुंचा दूं। आपको वो अच्छी लगे, अच्छी ना लगे, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए ख़बरें दूंगा तो वो एक हलवा सा तो ज़रूर लगेगा क्योंकि आप उससे खुश होंगे, लेकिन वो हलवा आगे आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में दिनों में आपको बदहज़मी करेगा, आपको तकलीफ़ देगा। तो लिहाजा जो ख़बरें आपको मिलती हैं वो हकीकत और सच्चाई पर मबनी है, उन पर इत्तफ़ा किया करें। ये ना कहा करें कि ये खबर हम नहीं सुनना चाहते, ये फ़लाँ जज साहब ने केस की समाअत की है। ऐसा नहीं होता। रिपोर्टर के लिए खबर होती है,
چاہے وہ جیسی کیوں نہ ہو، پاکستان کے لیے اچھی ہو، پاکستان کے لیے بری ہو، میں نے وہ خبر آپ ناظرین تک پہنچانا ہوتی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اگلی کسی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔